सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो बच्चों में आज के समय में कौन सी बीमारी हो रही है? बच्चों की मेमोरी कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस ज्यादा होता है, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं। होम्योपैथी में मात्र 2 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लेने से आपका इंसोम्निया 2 वीक्स के अंदर खत्म हो सकता है। तो ये जो समस्या है महिलाओं और युवतियों में बहुत ज्यादा समय बीत जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है। जो एक मासिक धर्म है वो नॉर्मल युवती में 24 से 25 दिन मिनिमम में हर साइकिल ये रिपीट होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूँ आराधना नामदेव। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में कि कैसे होम्योपैथी का हमारे जीवन में अब असरकारक है, कैसे लोग जागरूक हो रहे हैं उसके बारे में। और आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर संध्या जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। और आज हम जानेंगे कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से असरकारक है, किस तरह से समाज में अपनी पहचान बना रही है, किस तरह से लोग इसके लिए अब जागरूक है। तो संध्या जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो मरीज हैं आपके पास किस बीमारी के आते हैं होम्योपैथिक दवाइयों को लेने के लिए? पोस्ट कोविड अगर हम समझे आंकड़ा तो हमारे सेंटर में जो कि गीता भवन इंदौर में है, ज्यादातर पेशेंट अभी आर्थराइटिस के बहुत ज्यादा बड़े हैं। पोस्ट कोविड हेयर लॉस इज एन एक्सट्रीम इशू जो हर आयु वर्ग में, बच्चों में, बड़ों में, लड़कियों में, लड़कों में बराबर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर्स और बच्चों में जो इम्यूनिटी कम हुई है, जो रिकरेंट इनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, इस टाइप के मरीजों की संख्या अधिक देखी गई है। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना समय आपको हो गया है, कब से आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हैं और क्या कुछ आपको लगता है होम्योपैथी के लिए? मैं प्रैक्टिस कर रही 2004 से और पहले मैं भोपाल में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रही थी और 2010 से इंदौर में हूँ। और प्रयास ये है कि जन जन तक, समाज के हर तबके तक होम्योपैथी को मैं पहुँचाऊँ। उसके लिए हम लोग स्लम्स में भी हेल्थ चेकअप्स करते हैं क्लिनिक से, और हम लोग का भोपाल में एक हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, तो उसके थ्रू भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कैंप्स के थ्रू और प्रथम मेडिसिन जो हमारी होती है वो होम्योपैथी ही हो, छोटी से छोटी बीमारी की, ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ। और बात करें अगर समाज के हिस्सों की, तो हाँ, पोस्ट कोविड काफ़ी अवेयरनेस हुई है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कैंसर और आर्सेनिक करके एक मेडिसिन ने काफ़ी ट्रेंड किया था उस समय, जिसको लेने से कहा गया था कि इम्यूनिटी बढ़ती है, और नो डाउट काफ़ी फर्क भी पड़ा था। जिन लोगों ने वो लिया तो वो काफ़ी अच्छी उनकी रिकवरी रेट्स रही। एंड काफ़ी सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, थायराइड में, शुगर में भी होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। इसलिए समाज में मुझे लग रहा है कि अब इसकी जो पहचान है वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ रही है। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो स्टडी रहा है, जो विषय रहा है मुख्य तौर पर, वो क्या रहा है और जिस विषय को लेकर आपने सबसे ज़्यादा अभी तक प्रैक्टिस की है? होम्योपैथी एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड टॉपिक है खुद में ही। बिल्कुल। कि होम्योपैथी में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फेस नहीं रहता है कि हम उसी को ही आगे प्रैक्टिस करेंगे। बट मेरा शुरू से ही जो विषय रहा है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे रहा। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हमारे द्वारा प्रयास ही किया जाता है कि जो हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें हम लोगों ने पढ़ाइयाँ इस तरह से करी है कि हम लोगों का जो मेंटल कॉन्सेप्ट है टू ट्रीट द पेशेंट वो बिल्कुल मॉडर्न मेडिसिन जैसा चलता है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है हमारे सेंटर से कि पेशेंट जब आता है तो उसके ठीक करने से पहले हमारे पास उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए। लक्षणों के आधार पर भी होम्योपैथिक चिकित्सा काफी सफल है। साथ में उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेरी क्लिनिक से डायग्नोसिस भी पूरी करी जाती है, ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड, और उसके हिसाब से जो भी रेडियोग्राफी नीडेड है उसके हिसाब से हम देते हैं। तो उससे जो होम्योपैथी में एक ठप्पा लगा हुआ है समाज में कि होम्योपैथी कई बार बढ़ाती है सिम्टम्स को, फिर कम करती है। दूसरा, होम्योपैथी साल भर चलता है। बट अब जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं या जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ाइयाँ करी है या जो हमारा पोर्ट्रे है वो ये है कि हम त्वरित प्रभाव से पेशेंट को ठीक करें और इफेक्टिवली ठीक करें और परमानेंट क्योर करें। अच्छा, बहुत सारी दवाइयाँ हम देखते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले आयुर्वेद को जाना, तो आयुर्वेद में जो होता है वो कड़वी दवाइयाँ ज़्यादातर होती हैं, काढ़े हम पीते हैं या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं। और जो अगर हम बात करें एलोपैथिक की, तो उसमें भी जो गोलियाँ होती हैं वो कड़वी होती हैं। लेकिन अगर बात होम्योपैथी की करें तो इसमें मीठी गोलियाँ दी जाती हैं। और क्या है ये मीठी गोलियाँ?
ये जो मीठी गोलियां हैं गोट्स मिल्क से बनती हैं, शुगर ऑफ मिल्क इसको कहते हैं, उसके ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो वी कॉल इट पिल्स या ग्लोब्यूल्स, जो अलग अलग साइजेस में रहते हैं और ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद है। इसीलिए होम्योपैथी डे 1 से हम लोग जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनको भी देते हैं और काफ़ी सेफ है। इसके बाद इसमें कुछ डाइल्यूशंस होते हैं, जो वाइट कलर की बॉटल में कई मेडिसिन आती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये डाइल्यूशंस होते हैं, ये भी अलग अलग पावर्स में आते हैं, तो ये भी टेस्टलेस ही होते हैं जिनको पानी में लिया जाता है। एंड थर्ड इसमें आता है मदर टिंचर्स, वो थोड़े से कचैले होते हैं और कई में कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। तो अलग अलग सोर्सेज से, प्लांट एनिमल सोर्सेज से या जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हर्ब्स हैं, उनसे दवाइयाँ एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं और इनको स्टॉक किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी लाइफ काफ़ी लंबी रहती है, तो जैसे इनकी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे जो पैक्ड बॉटल्स होती है उसमें आप एक्सपायरी भी देखेंगे तो काफ़ी लंबा समय होता है उसमें। अच्छा, क्या ये जो मीठी गोलियां होती है इनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं? उसके बाद भी उपयोग कर सकते हैं? आप रख सकते हैं, बट प्रयास ये रहे, क्योंकि अगर ये ओपन हो जाता है, बिकॉज ये अल्कोहल बेस्ड होता है, तो ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो बहुत दिन तक रखने से थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, तो उसका असर कम होता है। खराब नहीं होती है, उसका असर थोड़ा सा मत्ता हो सकता है। और हम सुनते आ रहे हैं कि ये जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती हैं वो नुकसानदायक नहीं होती हैं, इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। होम्योपैथी की अगर माने, अगर डॉक्टर का पोटेंसी और जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है अगर वो सही है तो होम्योपैथी डेफिनेटली नुकसानदायक नहीं है। पर मैं आपके मन से ये लोगों को आह्वान करना चाहूंगी कि कई पेशेंट्स हमारे पास रील्स लेके आते हैं कि हमारे वाइट बाल हो रहे हैं और हमने ये XYZ मेडिसिन ली है, तो ये क्या आपके पास उपलब्ध है, या फिर कोई मेडिसिन हमने स्किन के लिए देख ली, एक्ने ठीक करने के लिए, तो ये क्या ये मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ही फिक्स करे वो उचित है, क्योंकि हर पेशेंट के हिसाब से दवाई सेम हो सकती है, बट उसका पावर, उसकी पोटेंसी जो है वो अलग होती है, उसको देने का तरीका अलग होता है, उसके डोजेस अलग होते हैं। तो होम्योपैथिक में मेडिसिन में इस तरह से लेना गलत है। नुकसान तब करती है जब आपने पावर से अधिक उसको ले लिया और उसकी मेडिसिन का एक पूरा कोर्स है, उसको अगर आपने गलत तरीके से ले लिया तो कई उसके हिडन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी लें तो आप उचित प्रैक्टिशनर की ही सलाह से लें। तो संध्या जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं आपके पास, कई बच्चे आते होंगे इलाज के लिए, उनके पेरेंट्स लेके आते होंगे, तो सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो बच्चों में आज के समय में कौन सी बीमारी हो रही है जिसको लेके लोग होम्योपैथी का सहारा ले रहे हैं? हम बात करते हैं अगर इंदौर शहर की, तो इंदौर में आई थिंक सिर्फ मैं ही ऐसी डॉक्टर हूँ जिसका क्लिनिक 11 से 6 बजे तक संडे जरूर खुलता है, क्योंकि ये संडे हमारा बच्चों का डे होता है, क्योंकि पेरेंट्स की छुट्टियाँ रहती हैं, बच्चों की भी छुट्टियाँ रहती हैं। संडे को मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो 5 साल तक के बच्चे या छोटे जो बच्चे हैं उनको ही देखना पसंद करती हूँ। पिछले 2 सालों में जो बढ़ती समस्याएं हैं वो सबसे मेन है इम्यूनिटी की। रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बच्चों को जरा सा खाने में गले में तकलीफ हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, बेड वेटिंग बहुत लंबे समय तक चल रही है, बच्चों की मेमोरी, कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और फिजिकल स्ट्रेंथ बच्चों की काफी कम हो रही है, बिकॉज पहले के जमाने में खुले मैदानों में बच्चे खेला करते थे, जो कि अब शायद एक स्क्रीन तक सीमित रह गया है। बच्चों में नर्वस डिसऑर्डर्स भी बहुत हो रहे हैं, बेड वेटिंग के इश्यूज पर्टिकुलरली जो मैंने नोटिस किया है वो बॉयज में 12-13 ईयर्स तक काफी ज्यादा है। इसके साथ में स्किन इश्यूज बच्चों में भयानक तरीके से पैर पसारते जा रहे हैं। तो हर 5 में से 6 में से एक तो बच्चों जो हमारे पास आते हैं उनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस या फिर रैशेस होना या खारिश हो जाना, एक्जिमा होना, ये बहुत कॉमनली हम लोग हमें लगता है कि हमारे समाज में बदलाव के साथ साथ खान पान में भी बहुत बदलाव देखे जा रहे हैं। बच्चों को लेके जो है देखते कि बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जबकि वो घरेलू खाना उतना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या ये भी एक कारण है इन सारी समस्याओं का? ऑफ कोर्स कोई भी पेशेंट हो, मुझे लग रहा है कि जब भी वो होम्योपैथी या कोई भी पैथी के पास जाता है, डॉक्टर के पास से जाता है, तो हर बीमारी की जड़ हमारी आते हैं, जिसको हम कहते हैं गट मेटाबॉलिज्म। तो हमारी अगर आते या मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहेगा, हमारा पाचन क्रिया अच्छी है, तब हर चीज, सारी चीजें बेटर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल,
जो पेशेंट्स जिनका पेट खराब होता है उनको यूजुअली गैस्ट्रिक इश्यूज और साथ में चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा। जिन पेशेंट को सर्दी जुकाम होते हैं उनके वाइट हेयर्स बहुत जल्दी होते हैं। तो हर चीज का एक प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से चलता है। खाना पीना एक तो एब्सर्ड है, पैक्ड फूड बहुत ज्यादा खाया जा रहा है इस समय। मैक्सिमम चीजें पैक्ड टिन्ड है। घर में जो हम बचपन में जैसे खरबूजा फेंकते नहीं थे उसके बीज खाते थे, आजकल बच्चों को खरबूजा मिलता है बिना बीज के क्योंकि वो हाइब्रिड है। तो पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। इनफैक्ट बच्चों को इंस्टेंट फूड बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजों के कारण डेफिनेटली पाचन क्रिया तो खराब है और बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, आंतें जो भी पोषण है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो पेट की जो समस्याएं हैं वह पेट से ही हम माने की सारी समस्याओं का जड़ जो है वो पेट है। अगर हम अच्छा नहीं खाते हैं तो बीमारियां बच्चों को लेकिन ये बहुत ही कम उम्र है, जैसा कि आप बता रही है कि आपके पास जो बच्चे आते हैं वो 1 से 5 साल तक के या उससे भी कम उम्र के होते हैं, कुछ महीने के बच्चे होते हैं, उनमें ये समस्याएं हो रही हैं। तो जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल से कम होते हैं तो वो खाने में ज्यादा कुछ तो नहीं खाते हैं, वो दूध ही पीते हैं, लेकिन क्या ये एक कारण है कि वो माँ का दूध पीते हैं या माँ उनकी जो कुछ खा रही हैं वो चीजें असर कर रही है बच्चों को? हम लोग का प्रयास रहता है कि बच्चा जब 5-6 मंथ का हो जाता है तो हम मदर को कोशिश करते हैं कि उनको हम कन्विंस करें कि आप इसको सेमी सॉलिड फूड खिलाना शुरू करें, दाल का पानी या जो नॉर्मली पीडियाट्रिशियन सारे बताते हैं। इसके साथ में जब 1 साल की बात करते हैं तो ये चीज हो गई, और उसमें भी मैक्सिमम मदर्स आज भी उनको पैक्ड सेरेलैक या पैक्ड जो इजी फूड है बिल्कुल हमने उसको मैश किया और बना के खिला दिया। बचपन में हम लोग ये सुना करते थे कि बच्चा जितनी जल्दी चबाना शुरू करता है उतनी जल्दी उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और बच्चा एक थाली में बैठ के चलते फिरते खा लेता था। आजकल वो थाली तो है बट आजू बाजू के लोग नहीं है क्योंकि परिवार न्यूक्लियर हो गए। एंड सेकेंड इज की एफर्ट्स कम हो गए हैं। पहले के जो पेरेंटल एफर्ट्स थे, आजकल एफर्ट्स अच्छे हैं। बच्चों को कई जगह हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। 1 साल के बच्चे भी हमारे पास ऐसे हैं जिनको कब्ज होता है, 2-2, 3-3 दिन उनका मोशन क्लियर नहीं होता है। दालों की कमी होती जा रही है। दूध बहुत ज्यादा देना 5 से 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बहुत ज्यादा दूध अगर देते रहेंगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो दूध की सर्विंग्स भी हम लोग बताते हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ प्रॉपर डाइटिशियन भी है और हम पूरा काउंसिल करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप पोषण भी अच्छा रखें। बिल्कुल। एंड जो बड़े बच्चे हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम होता जा रहा है आजकल, क्योंकि बच्चों का जो रफेज है या जो इनको कच्चा खाना भी खाना है वो सब धीरे धीरे कम होने लगे। मैक्सिमम माँ यही कहती है कि बच्चा खाता नहीं है, बट हमें कैसे करके उनको खेल खेल में या परिवार के साथ बिठा के किसी भी तरह से बिना मोबाइल और टीवी के उनको प्रयास करना है। जिस तरह से मेरे सारे पेशेंट्स जितने भी हैं उनकी माओ को मैं ये समझाती हूँ कि जिस तरह से आपकी मदर्स ने आपको खिलाया है उसी तरह से आपको अपने बच्चे को खिलाना है। बढ़ते ये जो समय है काफी ज्यादा बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गई है और बढ़ते समय में एक चीज हम महिलाओं में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा निसंतानता की समस्या आ रही है और इसको लेकर भी अब होम्योपैथी का सहारा लोग ले रहे हैं, क्योंकि जब वो सारा इलाज करा लेते हैं एलोपैथिक आयुर्वेदिक, उसके बाद फिर होम्योपैथिक पे जाते हैं। अच्छा, अभी भी अवेयर तो हुए हैं लोग, मगर फिर भी कुछ देर बाद ही वो होम्योपैथिक तक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पहले से या तो जागरूकता नहीं आ पाई है लोगों में, या तो प्रचार जो है होम्योपैथिक का इतने तेजी से नहीं हो पाया है कि लोग पहले वहां जाएं और एक बार उसको भी ट्राई करें। तो ये जो समस्या है महिलाओं और युवतियों में आजकल क्या है, जिसके कारण जब हम उस पड़ाव पे पहुंचते हैं तो वो समस्याएं हमें जब पता चलती हैं जब कोई बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या भूमिका है होम्योपैथिक की लड़कियों और महिलाओं की प्रमुख समस्याओं में? युवतियों की अगर बात करते हैं तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम चल रहा है और जो कि एक मुझे लग रहा है हर लड़की में एक इशू क्रिएट हो गया है PCOS का, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का। मुझे लग रहा है बच्चियां खुद आके हमारे पास कई बार बताती हैं कि हमको PCOD है, जबकि उनको PCOD के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। जो एक मासिक धर्म है वो नॉर्मल युवती में 24 से 25 दिन मिनिमम में हर साइकिल ये रिपीट होना चाहिए। कई लोगों में ये 28 दिन होता है, कई लोगों में 30 दिन होता है।
25-26 डेज के ऊपर हम इसको सामान्य मानते हैं। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, नींद में कमी, चिड़चिड़ापन, इन सब के कारण कई बार आप देखेंगे कि साइकिल चेंज होने लग जाती है, या तो साइकिल प्रीपोन्ड हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी माहवारी आने लगती है, या फिर साइकिल जो है वो पोस्टपोन होने लगती है, मतलब 1.5 महीना 2 महीना। इनिशियली जब बच्ची घर में डिस्कस करती है तो नॉर्मली कहता था हमको भी होता था, हो जाएगा नॉर्मल। उस करते करते ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा जटिल होने लग जाती है। लेटर ऑन पीसीओएस में ज्यादातर 21 दिन की गोलियां दी जाती हैं, ऐसी गोलियां दी जाती है जिसके ऊपर आपकी ओवरीज डिपेंडेंट हो जाती है, और वो दवाइयां लेंगे तो ही आपको मासिक धर्म होगा या आपको मेंसेस आएगा। इन सब चीजों से जब ओवरी की जो हमारे मतलब जो लेडीज में एग्स बनाने की प्रक्रिया है वो स्लो डाउन होने लग जाती है, जिस कॉजेस हार्मोनल इम्बैलेंस। आप देखेंगे बिल्कुल टिपिकल सा फीचर होता है, बिल्कुल वजन अचानक बढ़ने लग जाता है, चेहरे के आजू बाजू पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, एक्सेसिव हेयर्स बढ़ने लग जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है, लड़कियों में बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, और इनफैक्ट बाल सफेद होने लग जाते हैं बहुत जल्दी। गले पे आप देखेंगे पीसीओएस में बहुत टिपिकल से ब्लैक मार्क्स, पट्टियां जैसे होती है वैसे होने लग जाते हैं। इन सब चीजों को हम लोग एक करके अल्ट्रासाउंड हर 3 मंथ्स में, जो पेशेंट है हमारे उनको हम हर 3 मंथ्स में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उनका पूरा फीमेल हार्मोनल पैनल एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हम जो मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन काफी कारगर होती है। यही बच्ची अगर टाइमली ठीक नहीं होती है, जब वो विवाहित होती है तो धीरे धीरे जो ये एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया ये स्लो डाउन होती है। इसके अलावा भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन है, जैसे कि ट्यूबल अगर ब्लॉकेज है या कोई और परेशानी है तो उसमें होम्योपैथी का बहुत ज्यादा ऐसे रोल नहीं है। बट अगर प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस है तो अभी तक लास्ट ईयर की अगर आप माने तो हमारे पास में 9 लोगों ने कंसीव किया है, और सबको बिल्कुल हेल्दी चाइल्ड भी कंसीव होके और डिलीवर भी हुए हैं। तो स्टार्टिंग से अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि साइकिल नॉर्मल हो, स्ट्रेस लेवल कम हो, हार्मोन्स ऑटोमेटिकली नेचुरल हार्मोन्स बने, थोड़ा सा लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से गर्भ जो धारण करते हैं महिलाएं जो चाह रही है वो बहुत ईजी हो सकता है। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि जो समस्या है सबसे ज़्यादा जन्म लेती है अनिद्रा के कारण, तो ये समय के साथ बढ़ती जा रही है। मैं देख रही हूँ कि लगभग हर दूसरे हर तीसरे युवा में ये समस्या है कि इंसोमिनिया उन्हें हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, उन्हें नींद की बीमारी हो रही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? होम्योपैथी दवाइयाँ लेना ज़रूरी है या फिर वो अपने लाइफस्टाइल को बदल के भी इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं? मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इंसोमिनिया के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? इंसोमिया में यूजुअली जो पेशेंट है इनको काफी देर रात तक नींद नहीं आती है, और अगर कई लोगों में आ भी जाती है क्योंकि वो दिन भर थके हुए थे, स्टूडेंट्स हैं तो दे आर यूजुअली टायर्ड, बहुत थक जाते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि थकने के बावजूद नींद तो आ गई, बट अगर बाई चांस थोड़े से भी खटखटाहट से या मोबाइल बज गया या मैसेज पिंग हो गया, नींद खुल गई, तो उसके बाद फिर उनको घंटों नींद नहीं आती है। बिल्कुल। या फिर एक शॉर्ट नैप लेने के बाद में फिर वो लोग सो नहीं पाते हैं, मन में कुछ उधेड़-बुन चलती रहती है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं इंसोम्निया के। होम्योपैथी में मात्र 2 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लेने से आपका इंसोम्निया 2 वीक्स के अंदर खत्म हो सकता है। और ये मेडिसिन 2 वीक्स हम सुनते आ रहे हैं कि होम्योपैथी जो है वो एक लंबा इलाज है जिसके डर से ही लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। अभी मैंने इंटरव्यू में बताया कि जो मेंसेस इरेगुलरिटी है ये 3 साइकिल्स में हम लोग ठीक करते हैं, और हर मंथ हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिससे पेशेंट के सामने एक एविडेंस रहता है कि हमने ये चीज को ठीक करा है, और उसका साइकिल भी ट्रैक होता है। सेम इंसोम्निया विद इन 2 वीक्स चैलेंजिंगली ठीक होता है। उसके कारण होने वाली जो बाकी परेशानियां हैं, जैसे यूजुअली इंसोम्निया के पेशेंट्स अगर फीमेल्स हैं तो उनका वजन बढ़ने लग जाता है जी, बच्चे भी हैं तो उनका वजन बढ़ने लग जाता है, डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं, तो ये सब भी धीरे धीरे डिमिनिश होने लगते हैं। बॉयज में यूजुअली नींद नहीं आने के कारण पाचन क्रिया बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग होना, ये सब प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो विद इन 2 वीक्स हम पेशेंट को काउंसिल भी करते हैं, वी गिव प्रॉपर काउंसलिंग, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हम कोशिश करते हैं कि उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा रिजुनोवेट करें, थोड़ा सा कुछ ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में ऐसी जो मूड एलिवेटर्स का काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें ड्रग डिपेंडेंसी नहीं है, बाकी सारी पैथीज में क्योंकि नींद की दवाइयों में हम सुनते हैं कि मतलब कुछ नशा होता है या कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो
हमें आदी बना देते हैं उसका, क्योंकि अधिकतर लोग जब पिछली स्टडीज में भी हम पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, तो पर्सनली मेरे अनुभव यही है कि अगर कोई नींद की दवाई ले रहा है तो वो उसका एडिक्ट हो जाता है। नहीं, होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एक और एडिक्शन होता है पेट साफ करने की दवाइयों का, लैक्सेटिव्स। बिल्कुल। इनफैक्ट कई लोग हैं कि हम जब तक ये टैबलेट या ये चूर्ण या ये सारक नहीं लेते तब तक पेट साफ नहीं होता है, बट होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि पेट के लिए भी बहुत अच्छी हैं और नींद के लिए। मैक्सिमम हमारा जो पेशेंट देखने का क्राइटेरिया है वो 15 दिन का है। फर्स्ट विजिट हमारी 15 डेज की होती है। तो अगर 15 दिन से आगे वो परेशानी चलती है तो कहीं ना कहीं मुझे भी स्ट्रेस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ और ऑर्गेनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, बट क्योंकि प्रयास टारगेट ये रहता है कि परमानेंटली इस परेशानी को जड़ से 15 दिन के अंदर हम हटा दें। बहुत अच्छा, मतलब मुझे भी ये बात अभी पता चल रही है कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा है इतना ज़्यादा अब डेवलप हो चुका है कि जो इलाज हम सालों देखते थे कि 2 साल 3 साल चल रहा है, अब वो हफ्ते और महीनों में मतलब असरकारक हो गया है। तो मतलब देख सकते, हम ये मान सकते हैं कि पहले हम एक बार इस पे विश्वास करके इसको ट्राई करें, हमें ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो अगर हम पेन किलर ले रहे हैं तो हमारा दर्द तो ठीक हो रहा है, लेकिन हमें वो नई बीमारियां भी जन्म देता है। जैसे हमें हेडेक है, अगर हम हेडेक की दवा लेते हैं तो हमें उससे कई सारे दुष्परिणाम हो जाते हैं उसके, और अगर लगातार दवाइयाँ लेते रहते हैं तो किडनी पे इफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा होम्योपैथिक से कभी नहीं सुनने में आया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो नुकसान किया। अच्छा, ये मिथ जरूर है लोगों में कि होम्योपैथी से नुकसान होता है, लेकिन उसे हम आजमाते ही नहीं है, हम उसे सुन के ही रह जाते हैं कि ये मीठी गोलियां हैं और ये असरकारक नहीं होती हैं। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है, जो यूथ है वो पढ़ रहे हैं या फिर वो उस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, तो काफ़ी कारगर हो रहा है मुझे लगता है। और अब डेवलपमेंट भी हो रहा है उस चीज़ में, मतलब विकास तो हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक जो चिकित्सा है वो आगे बढ़ रहा है। एक सवाल और मैं आपसे करूँगी कि सबसे ज़्यादा यूथ में भी, बच्चों में, बड़ों में या किसी भी उम्र के लोगों में एक बीमारी बहुत हम देख रहे हैं, वो जॉइंट्स पेन की है। या तो यूरिक एसिड बढ़ता है या तो फिर आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है। इस तरह की कई सारी बीमारियां हैं जिनसे हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये समस्या कैसे जन्म लेती है और होम्योपैथिक में इसका कैसे उपचार होता है? देखिए, पर्टिकुलरली जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद में मैक्सिमम लोगों को अब वो हम इसको मानते हैं कि वायरल आर्थराइटिस डेवलप हुआ है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप इंटरव्यूज लेते लेते आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी पता पड़ गए हैं कि आरए फैक्टर से पता पड़ता है, बट कई लोगों के सिम्टम्स पूरे आर्थराइटिस जैसे हैं बट उनको आरए फैक्टर नॉर्मल होता है। तो इन केसेस में हम उनके बाकी जो जेनेटिक एनालिसिस है, एएनए है, उनके जितने भी क्वांटिटेटिव टेस्ट वो सब हम सबसे पहले हम टेस्ट ही करवाते हैं ताकि हमें एक आइडिया पता पड़े। और ये देखते हैं कि जो आर्थराइटिस है ये एक जॉइंट में है कि मल्टीपल जॉइंट्स में है। कई पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है, स्पेशली बच्चों में या जो बुजुर्ग हैं, कि उसमें पॉली आर्थराइटिस होता है, मतलब एक से अधिक जॉइंट्स दुखते हैं, कभी कंधा कभी हाथ, और ये शिफ्टिंग होता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल चिकनगुनिया आया, चिकनगुनिया के जितने पेशेंट्स थे वो एक तरह से आर्थराइटिस ही उनको पूरी बॉडी में सीवियर डेवलप हुआ। एंड होम्योपैथी में हम लोग विदिन 7 डेज पेशेंट को वापस ऑफिस भेज देते थे, जबकि चिकनगुनिया में पेशेंट एडमिट भी होता था 1.5 महीना 2-2 महीना, काफ़ी एलोपैथिक मेडिसिन स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते थे, बट उनकी रिकवरी रेट अच्छी नहीं थी। बट होम्योपैथी ने चिकनगुनिया में मिराक्युलस काम किया, बिकॉज मसल्स जो हैं और जॉइंट्स और साथ में नर्व्स, नसें, इनके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य करती है। स्पेशली जो नसों और में खिंचाव होता है, जिसके सीवियर एक कहते हैं स्टिचिंग पेन होता है, उसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी है। साथ में जो जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छी है। कई लोगों में जॉइंट्स में मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसमें सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम ये तो नहीं चैलेंज करते हैं कि हम फ्लूइड को बढ़ा सकते हैं। क्या जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है तभी भी होम्योपैथिक कारगर होता है? बिल्कुल, हमारे पास में भोपाल से काफी सक्सेसफुल पेशेंट हैं जिनको ऑलमोस्ट टीकेआर, जिसको कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, बोल दिया था, और वो अब पहाड़ चढ़ने जैसी स्थिति में भी है सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी। और काफी अच्छा उनका रिव्यू भी रहा। साथ में वो एस्मा था, वो भी उनका हम लोगों ने क्योर करा, साथ में मतलब जॉइंट्स भी ठीक हुए, और जो उनके सालों की गंभीर दमा की बीमारी थी वो भी। जी मैम, हमने आपसे जाना अभी तक गोलियों के बारे में, दवाइयों और बीमारियों के बारे में, तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं
इनको लेकर के होम्योपैथी की क्या भूमिका है? क्या जैसे हेयर्स हैं, स्किन है, तो क्या उसमें भी हम खाने वाली दवाइयों का ही उपयोग करते हैं, या फिर हमें मॉइस्चराइजर या फिर और भी तरह के जो शैम्पूज वगैरह है वो भी अब होम्योपैथिक बनाने लगा है? स्किन में मैं आई थिंक ओपन चैलेंज ले सकती हूँ कि स्किन में होम्योपैथी से अच्छा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी जो स्किन के लिए यूज करते हैं वो उनकी स्किन एक तो एजिंग कभी आपको दिखेगी नहीं, दूसरा फ्लॉलेस स्किन रहती है जिसमें आपको कोई स्कार नहीं दिखेगा। और कई बार होता है कि हम कुछ कॉस्मेटिक चेंज करते हैं। आप भी यूज करते हैं? यस आप टोटली होम्योपैथी ही यूज करते हैं? ऑफ कोर्स, आप कभी भी मेरे घर आइए चाय लेने, आपको आई गेस कुछ भी और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। होम्योपैथी में जो बेसिक इशू है, जैसे स्किन मैक्सिमम उनकी खराब होती है जिनको पीसीओएस है, लड़कियों की अगर बात करते हैं। लड़कों में जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, केमिकल पीलिंग करा लिया, क्लीनिंग कहीं और से करा ली। यूजुअली आप देखेंगे बॉयज में, मेल्स में जो यंग है, यूजुअली उसमें पिटिंग होती है, गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे हो जाते हैं। मैक्सिमम दे गो फॉर केमिकल पीलिंग्स। तो जब हम स्किन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आप खुद सोच के देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमारी स्किन क्यों खराब नहीं थी? क्योंकि हमारा पोषण अच्छा था, हमारा स्ट्रेस लेवल कम था, हमारी नींद अच्छी थी, और हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। जो मम्मी लगा देती थी वो हम यूनिफॉर्मली वही लगाते थे, क्योंकि हमारी माएँ आज भी कॉस्मेटिक चेंज नहीं करती। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम फ्रीक्वेंटली कॉस्मेटिक चेंज करते हैं। सेकेंड, हम दूसरे एड्स और लोगों को देख के अपने स्किन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको देख के हम सोचते हैं हम वैसे बन जाए, जबकि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो शायद वो जो सुपरस्टार है वो भी यूज नहीं करते होंगे कभी, जिनकी वो ब्रांडिंग करते हैं। फोर्थ, हम पेशेंस नहीं रखते। हम एक थेरेपी शुरू करते हैं कहीं से भी, एंड वी इन्वेस्ट सो मच। पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं हेयर को लेके, तो इन्होंने हमको बताया है कि हम ये थेरेपी ले चुके हैं, हमें तो, एंड व्हेन वी लिसन टू द रेट्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उतनी चीज़ें हम खाने पीने में लगाएं, दूध दही पनीर में, तो शायद स्किन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हर पेशेंट को मैं एक स्टेटमेंट ज़रूर देती हूँ कि आप नॉर्थ इंडियंस के बाल देखिए और आप साउथ इंडियंस के बाल देखिए। नॉर्थ इंडियंस के बाल सरदारों के बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग खड़ी दालें, दही, दूध, पनीर, ये सब काफ़ी लेते हैं। जो लेग्यूम्स होते हैं, जो अंकुरित हैं, अपने छोला, चना, राजमा, चावल, यस। एंड इफ यू गो टू साउथ तो दे ईट फर्मेंटेड फूड एंड नारियल का काफी उपयोग करते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है हमारी भारतीय संस्कृति में, जिससे हम ये समझ सकते हैं। एंड हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। होम्योपैथी में जो स्कार्स है उसको रिमूव करने के भी मेडिसिन हैं। इनफैक्ट होम्योपैथी में अगर लड़कियों की मानते हैं हम सैलून ट्रीटमेंट्स की, तो वैक्स के अलावा ब्लीच भी अवेलेबल है। वैक्स छोड़ के होम्योपैथी में हेयर सीरम, शैम्पूज, ऑयल, सनस्क्रीन, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट आवर सेंटर। तो आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स लेने की भी जरूरत नहीं है। होम्योपैथी के प्रोडक्ट्स तो बहुत रीजनेबल होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कुछ जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ बताया, कई सारी बीमारियों पे हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बहुत कुछ जाना आज हमने होम्योपैथी के बारे में, और हमारे साथ मौजूद थी सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संध्या जी। उन्होंने हमें बताया कई बीमारियों के बारे में, आज की दिनचर्या और रहन सहन के बारे में, कैसे बदलाव कर सकते हैं और क्या भूमिका हमारे जीवन में होम्योपैथ की हो सकती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता से लेकर के सभी बीमारियों का इलाज आज होम्योपैथ में है, और होम्योपैथ से हम सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।